नेशनल इन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं जी विकास नौटियाल जी के पास जो कि सरी में वैदिक वेलनेस के नाम से हैं। वैदिक वेलनेस एक तो होती है बॉडी की वेलनेस, हेल्थ वेलनेस। तो वैदिक वेलनेस क्या है? पहले तो हम विकास नौटियाल जी से पूछेंगे। विकास जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। एंड सर हम बात कर रहे हैं वैदिक वेलनेस की। जी तो इससे पहले हम आपकी बाकी चीज़ शुरू करें, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी वैदिक वेलनेस की है कि जैसे वेलनेस एक वर्ड जो होता है, जी जी सो व्हाट इज़ वैदिक वेलनेस? जी। वैदिक वेलनेस मतलब आपको पता है, वैदिक से आप समझ रहे होंगे कि कहीं कुछ ना कुछ ये पौराणिक हमारे जो ऋषि मुनि थे जी। उनसे निकला हुआ कुछ वैल्यूबल चीज ही होगी वैदिक। जी, जी। सो उसको मैंने वेलनेस के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम वेलनेस के रूप में देखो, देश काल संकृत है, जहाँ हम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो यहाँ पे हम हैं, तो मैंने उसको वेलनेस भी साथ में जोड़ दिया, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो वेलनेस के रूप में लोगों को सर्व किया जाए। क्या बात है। जी तो ये तो था वैदिक वेलनेस के बारे में जो मेरी जिज्ञासा थी, दर्शकों की भी शायद वही रही होगी। जी और विकास जी हम बात करें आपके बारे में, आप वास्तु करते हैं, जी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, जी तो कॉम्बो ऑफ ऑल हैं आप। जी तो ये सारा जो आपका ज्ञान है, जी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी राजीव जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि मेरे जो दादाजी थे वो बहुत विद्वान ज्योतिषी थे, जी। और उन्हीं के माध्यम से आज मैं जो भी हूँ, उन्हीं की कृपा से ही हूँ, और उन्हीं की ही प्रेरणा से उन्होंने शायद मेरी कुंडली देखी होगी जी, जी। और मेरे परिवार को कहा कि इस बच्चे को हमें अध्यात्म की ओर ही डालना है। सो वहां से मेरी शुरुआत हुई। मेरे दादाजी मुझे इस लाइन की तरफ भेजना चाहते थे। फिर वहां से मैं गुरुकुल गया, गुरुकुल से मेरी जर्नी शुरू हुई। परफेक्ट। मैं कहूंगा कि दादाजी की प्रेरणा से। तो प्रेरणा वहीं से, घर से ही जो प्रेरणा मिली है जी आपको। जी तो एक तो प्रेरणा होती है, साथ में ब्लेसिंग्स, जी दोनों चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बात करते हैं, कहीं मैं एस्ट्रोलॉजर्स से मिला हूँ या कहीं और लोगों से भी मिले हैं जो वास्तु के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन लेवल एक होना चाहिए। जी तो आपने इसके लिए कितनी मेहनत की और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? जी मैंने गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ। मैं ओके। गुरुकुल का छात्र रहा हूँ, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। हुँ, उन्हीं की एक ब्रांच है ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पे मैंने गुरुकुल की स्टडी की, जी। और वहीं से मेरा अध्ययन हुआ। मेरी पूर्व मध्यमा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा मेरा सब गुरुकुल से ही हुआ। वहीं मैंने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। वहीं मेरी सारी जो गुरुकुल की स्टडी रही, जी। गुरुकुल से ही रही। जी, जी। न्यूमरोलॉजी हो गई, ज्योतिष हो गई, और वेद वेदांग हो गया, जी। कर्म कांड हो गया, ये सब जो है मैंने वहीं गुरुकुल से अध्ययन किया। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में आया। ओके। तो वहां से फिर मेरी ग्रेजुएशन हुई, जिसे हम शास्त्री कहते हैं। शास्त्री। आपने बहुत जगह सुना होगा किसी के नाम के पीछे शास्त्री लिखा हो। शास्त्री जी। तो शास्त्री, ग्रेजुएट माना जाता है जी, उनको। ग्रेजुएट जो होते हैं उन्हें शास्त्री कहा जाता है। जी। और जो आचार्य भी सुना होगा आपने, आचार्य भी जैसे सुना है। मैं भी अपने लिए वो पोस्ट आचार्य ग्रेजुएट लिखता हो जाते हैं? हूँ। जी हाँ, वो मास्टर्स जब कर लेते हैं जी, आप, जी। तो आचार्य की डिग्री मिल जाती है आपको। वो भी हुँ, 2 साल की होती है, जैसे हम एमए होती है, फिर एमफिल होती है, फिर पीएचडी जो है डॉक्टरेट तब जाके तब मिलता है। जा करके डॉक्टरेट मिलता है। तो ये सारी मेरी जर्नी जो है लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से रिसर्च की वहां पे मैंने, और वहां से फिर मेरी स्टडी रही है सारी। जैसे आपने बोला कि गुरुकुल से आप पढ़े, जी गुरुकुल में आप ग्रेड 12 तक की बात करें अगर, जी जी ठीक है? उसमें तो आपने एस्ट्रोलॉजी और वो सारी चीज़ें की। जी फिर ग्रेजुएशन में आप आए, फिर जब मास्टर्स जाना होता है तो स्पेशलाइज़ेशन होती है, जी कि स्पेशलाइज़ेशन किसमें करनी है। हाँ तो जी। उसमें आपने क्या किया? उसमें मैंने वास्तु लिया, वास्तु लिया। ज्योतिष में पढ़ चुका था, जी, पाम रीडिंग में पढ़ चुका था, जी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जी, जी, वो सब मैंने अपनी बाल्यावस्था में गुरुकुल में पढ़ लिया था। लेकिन हमें किसी चीज पे निपुणता हासिल करनी होती है जिसके अंदर हम रहे, तो वो मेरा वास्तु रहा। तो मैंने अध्ययन किया, देवालय वास्तु, मंदिरों का वास्तु कैसा होता है, हुँ, हुँ। गृह वास्तु कैसा होता है, कार्यालय वास्तु कैसा होता है। तो इन पे फिर मैंने रिसर्च की, और सारी मेरी जो रिसर्च रही वास्तु के अंदर रही। आप जैसे इतने साल से कर रहे हैं सर काम, काफ़ी वर्ष हो गए आपको। जी आपको क्या लगता है कि वास्तु का रियल इफ़ेक्ट होता है? जी इट्स अ सिंगल हैंड ड्राइवन या इसके साथ कुछ और ऐड ऑन चीज़ें भी चाहिए? देखिए, किसी न हर चीज आज की दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो एक कॉम्बो जरूरी ही रहता है। जी, जब आप वॉलमार्ट जाते हैं, या जी। आप पिज्जा स्टोर जाते हैं, या आप मैगडी जाते हैं, तो वो कहते हैं कॉम्बो कॉम्बो लेंगे, पैक चाहिए। और कॉम्बो में कुछ ना कुछ लाभ भी होता तो है। वास्तु में कॉम्बो क्या हुआ? तो ज्योतिष, ज्योतिष। ज्योतिष हुई, न्यूमरोलॉजी, ये सब जो हमारा
एशियंट साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत विद्वान लेवल के ज्योतिषी थे और वो बहुत साइंटिस्ट ही थे, वो रिसर्च करते थे। तो उन्होंने जो भी निर्माण किया, चाहे वो अंक ज्योतिष हुआ, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हुआ, चाहे वो ज्योतिष हुआ या वास्तु हुआ, उन्होंने हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता था। जिसके पास कई बार क्या होता है कि कोई मजदूर होता है तो उसकी रेखाएं मिट जाती हैं, तो ज्योतिष उनके लिए है। और कई बार किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं होती, तो फिर वास्तु भी उनके पास है। लेकिन मैंने क्या किया कि जो कोई नहीं कर रहा है शायद, मैंने देखा कि कुछ ना कुछ वास्तु भी कई लोगों के जीवन के अंदर इम्पैक्ट करता है, ज्योतिष भी करती है। अगर हम इस सबको मर्ज कर दें और एक कॉम्बो बना दें, तब हमें ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। सो अब मैं जो करता हूं, जो मैंने एक बैलेंस लाइफ अप्रोच एक प्रोडक्ट निकाला है, तो उसके अंदर हम ज्योतिष और वास्तु, न्यूमरोलॉजी और उसके साथ आध्यात्मिक रूप से जैसे कर्मकांड करते हैं हम, हवन करना, जी, आपको किससे संबंधी हवन करना चाहिए, किस प्लैनेट को इंप्रूव करना चाहिए, किसकी एनर्जी। आपने कई लोगों के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है कई बार, और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं उस समूह के अंदर जिनके साथ बैठ के आपकी एनर्जी मैच नहीं करती, नेगेटिविटी आ जाती है, या वैसे ही चाहे आप फर्स्ट टाइम मिले लेकिन आपको उनसे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ऑरा नहीं मिल पाएगा। यानी कि आपका और उनका, ऐसा नहीं कि उनका ऑरा ही खराब हो सकता है उनको उनकी, जैसे कहते हैं ना, शराबी को शराबी की संगत अच्छी लगती है, तो ऐसे ही जो एक ओरा वाला होगा उसका भी मैचिंग ओरा जब मिलेगा, उनको उसके साथ बैठने का बहुत अच्छा लगेगा। तो वही हम हवन के माध्यम से वो इम्प्रूव करते हैं, वो एनर्जी कई घरों में जाकर के अच्छा लगता है। वास्तु के अंदर में भी हम 5 एलिमेंट्स अच्छे करते हैं। कई घरों के अंदर रोग तत्व प्रधान ज्यादा होता है, तो वहां पे रोग जल्दी हो जाते हैं। कई घरों में पैसों की जो लीकेज है बहुत ज्यादा होती है, तो उनका मनी तत्व जो है वो डिसबैलेंस होता है और मनी फ्लो अच्छा नहीं रहता, बहुत पैसा आ जाता है लेकिन कहीं ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि निकल ही जाता है, तो उसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं 5 एलिमेंट के माध्यम से। जैसे शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ठीक है, तो शायद वही 5 तत्व हमें अपने कार्य में भी चाहिए, चाहे घर में चाहिए। अब जैसे कुछ लोग तो नए घर बनाते हैं, चलो वो आपसे मिलके सजेशन लेते हैं, चीजें बन जाती है। अब लोगों के बहुत बड़े घर बने हुए हैं या ऑफिसेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उसमें आपको वास्तु दोष दिखता है। जी, जैसे आप एंटर होते हैं, आपको लगता है कि आपके स्टार्स के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए थी, वॉशरूम इस साइड होना चाहिए था, डोर एंट्रीज वेस्ट में क्यों हो गई, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। जी, उसमें आप क्या इसमें एडिशन करते हैं कि अपने दीवार तोड़ो या ये करो, वैसा कुछ करवाते हैं? राजीव जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और बहुत सारे लोगों का भी ये प्रश्न होता है क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कॉल करके। देखिए, मेरी जो रिसर्च रही है ये इसी में है कि मैं जो एग्जिस्टिंग घर होता है उसको कुछ नहीं तोड़वाता। मैंने कुछ रिसर्च ऐसे कर रखी है कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या दोष है तो आपको तोड़ दें, क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर है तो आप इजीली तोड़ नहीं सकते, आपको परमिट लेना, बहुत सारे प्रपंच, बहुत कुछ है। तो इसलिए मेरे पास मेरी रिसर्च के अंदर ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि मैंने यही के अकॉर्डिंग बनाई हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, शास्त्रों से प्रमाण निकाले, फिर मैंने इम्प्लीमेंट किए और बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास है। मेरे बहुत खास घनिष्ठ क्लाइंट, हमारा काम थोड़ा सा क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का भी है, सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता। बहुत सारे नामी अच्छे ब्रांड है जो मुझसे कंसल्ट करते हैं यहाँ पे भी, लेकिन मैंने जब उनके साथ किया काम और जब उनको रिजल्ट मिला तो उन्होंने मुझे आगे रेफरेंस दिए, काफी उनको लाभ हुआ और बिना तुड़वाए, कुछ भी तोड़ा नहीं, सिर्फ कुछ नहीं फायदा करने के लिए बैठे हम। कई बार फायदे के लिए थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, तो वो भी नहीं होने दिया। वो भी नहीं होना दिया। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं सर कि जैसे वास्तु का इम्पैक्ट रहता है लाइफ पे, जी, वैसे ही जो हमारे ग्रह हैं जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उनका भी प्रभाव सेम रहता है कि उनको अगर वास्तु में कोई दोष निकल रहा है लेकिन ग्रह आपके बड़े अच्छे हैं, जी, तो उनको कैसे मैच करते हैं आप? देखिए प्रभु, जब ज्योतिष काम ऐसे करती है कि हमारे जो प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट पिक जैसे ही क्लिक हुई उसे हम कहते हैं लग्न कुंडली। अब बड़े से बड़ा ज्योतिषी आ जाए या कोई भी आ जाए, आपके ग्रह चेंज नहीं कर सकता। इवन भगवान भी अब आपके ग्रह नहीं बदल पाएंगे, आप या तो फिर मृत्यु होगी तो परमात्मा के पास ही जाएंगे, प्लैनेट कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम या ज्यादा किया जा सकता है।
अकॉर्डिंग टू जोन सा प्लैनेट जब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी लगन कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति मजबूत है तो वो बड़ा स्पिरिचुअल होगा। आपने देखे होंगे एक ही माँ बाप के पेट से दो बच्चे पैदा होते, एक गाली गलौज करने वाला और एक भक्ति मार्ग वाला। तो जबकि एक जैसी परवरिश रखी आपने, एक जैसा खाना पीना सब माहौल एक जैसा दिया, वो ग्रहों की वजह से ऐसा हुआ। सो उनको एक का राहु प्रधान था, लगन के अंदर राहु और उसकी वैसी प्रवृत्ति, एक का बृहस्पति, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई ज्योतिषी चेंज नहीं कर सकता कि उठा के इधर कर दे, लेकिन हाँ उसके प्रभाव कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। अगर हम राहु का दुष्प्रभाव है तो हम उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज कर लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चैंटिंग कर लेंगे, तो उसका एक कवच जो है वो पॉजिटिव रूप में आएगा और आप पे वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा। सो वो हम ज्योतिष से कर सकते हैं। वास्तु से हम घर की पोजीशन, 5 एलिमेंट्स, उनको बैलेंस कर सकते हैं ताकि वो भी लाभ दे हमें। जैसे आपने बोला कि जैसे बारिश तो होनी है जी, लेकिन छाता लेंगे तो भीगेंगे नहीं। भीगेंगे तो ये रेमेडीज ये होती है कि थोड़ा पावर को कम कर देती है। जी, छींटे तो पड़ेंगे लेकिन आप भीगेंगे नहीं। क्योंकि मैंने किसी से भी सुना था, मैं मिला था पीछे, तो वो कहते एक साइंटिस्ट थे, वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते थे, यूएस के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो मानते नहीं थे जी। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया उनको कि आपका इस डेट को एक्सीडेंट होना, तो डेट बता दी कि निश्चित है आपका जी। तो वो घर से नहीं निकले सारा दिन, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि आपका ये ग्रह कमजोर है तो आप इसके चैंटिंग करें, इसको थोड़ा प्रभाव तभी कम होगा जब उसको आप खुश करेंगे। बिल्कुल। जैसे दुश्मन को थोड़ा खुश करो, तारीफ करो, तो हाँ, वो थोड़ा सा आपका सॉफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल। तो वो अगले दिन फोन आया उनका कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कहां से एक चाकू से मेरी उंगली कट गई। हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ, ब्लड तो निकला। हाँ, सो वो लेकिन प्रभाव कम होगा जो आप बोल रहे हैं। जी, मतलब उतना जितना ज्यादा होना चाहिए था। आप खड्डा है, आपका पैर तो फिसलेगा लेकिन आप नीचे नहीं गिरोगे। तो ये हमें ज्योतिष वास्तु हमें ये प्रोटेक्ट करता है इन चीजों से। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जो जनरल लोग सुन रहे हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, कुछ ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए? पहले तो लोग कहेंगे पैसा, फिर हेल्थ, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तीसरा होता है घर के जो बच्चे हैं, इन तीनों चीजों को अगर लग रहा है कि चीजें खराब है, छोटी छोटी रेमेडीज आप क्या बता सकते हैं इसकी? जी, सबसे पहले अगर धन प्राप्ति चाहिए आपको तो आप अपने घर का मिडल ऑफ द हाउस जाएं और कंपास रखें, मैनुअल, नॉट इलेक्ट्रिक। जी, मैनुअल कंपास आप मिडल ऑफ द हाउस रखें और अपना नॉर्थ चेक करें, 0 डिग्री नॉर्थ देखें कि कहां पे बनता है। उस जगह पे देखिए कि आपका कितना क्लटर है। अगर आप उस जगह को बिल्कुल साफ रखते हैं, वहां पे स्वच्छ होता है आपका, तो पहले तो अगर आपके वहां पे टॉयलेट है तो आप देखोगे कि आपके घर में बहुत ज्यादा लीकेज है, फाइनेंशियल हो रहा सब कुछ ड्रेन हो रहा है आपका जितना मनी है, क्योंकि जो हर किसी की एक अपना स्थान होता है। जैसे कि जो चूहा होता है उसके बिल अपना स्थान है, हमें हमारे घर अपना स्थान है, और चिड़िया उसका पेड़ अपना स्थान है। तो हर किसी का अपना स्थान होता है। तो वो जो मनी जोन है वो नॉर्थ है। अगर वो डिसबैलेंस होगा तो आपके घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, वहां पे आप स्वच्छता रखनी शुरू कीजिए। झाड़ू पोछा वहां नहीं होना चाहिए, शूज वहां नहीं होने चाहिए। आपका वहां पे वाटर फ्लो, यानी कि कोई फाउंटेन ऐसा हो जो कि पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है वहां पे, तो वो पानी आता जाता रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, वो वहीं पे घूमना चाहिए और आना चाहिए। तो फाइनेंशियल काफी बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट देव स्थान हो जाता है, वो भगवान की जगह। नॉर्थ से 0% हो तो वहां पे आप एक वाटरफॉल, वाटरफॉल हो तो वाटरफॉल की कई इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स भी आती है जिसमें वाटरफॉल चलता दिखता है। हाँ, कर सकते हैं वो। देखो फिर क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट है। हाँ, वो तो फर्स्ट एड है। थोड़ी चोट लगी तो फटाफट बैंडेड लगा लो, बाकी स्टिचेस तो लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सकता है। तो नेचुरल जो वाटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो अलग होगी, एक तत्व होगा ना, वो तत्व है, जल तत्व है। आप जल तत्व वहां पे रख देते हैं तो लाभ देगा। और हेल्थ के लिए सर? हेल्थ के लिए आपको अपना नॉर्थ ईस्ट देखना चाहिए, क्योंकि वो देवस्थान है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपका कोई कट है घर के अंदर या कोई क्लटर है, वो साफ कीजिए, आपके घर से आधे से ज्यादा रोग दूर हो जाएंगे। मेडिसिन भी कहाँ रखनी चाहिए वैसे? लोग मेडिसिन रखते हैं बेडरूम में या किचन में? नहीं, किचन में तो कभी भी न रखिए, क्योंकि एनर्जी संचार करती है। आप वो खाद्य पदार्थ आप कुछ खा रहे हैं तो मेडिसिन की भी एनर्जी
आप लेंगे, चाहे आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। तो इसलिए मेडिसिन कभी भी मेडिसिन को रखें वॉशरूम के अंदर। आपने देखो कुछ होता है संयोगवश ऐसा हो जाता है, आजकल जो बिल्डर है वो मेडिसिन कैबिनेट भी टॉयलेट के अंदर ही बनाते हैं, तो वहीं रखे। अगर इधर उधर नहीं रखें, जैसे कई लोग तकिए के साइड में रख देते हैं। जितना आपको कोई चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, जितना दिखता है थोड़ा भी दर्द हो रहा है आपको लगेगा चलो एक गोली खा लेते हैं, उतना बिकता है सब कहता है। तो वो चीज है जी। रिगार्डिंग अब बच्चों की अगर बात करते हैं कि लोगों की परेशानियां, पेरेंट्स दोनों काम करते हैं जी। बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, चलो पेरेंट्स की हम थोड़ी बहुत मान लेते हैं, लेकिन कैसे चीजों को संयम में रखा जा सकता है? कुछ ऐसा घर में ऐसी कुछ चीज और ऐसा होना चाहिए, कुछ भक्ति संगीत हो, कुछ ऐसा जिससे बच्चों का जो मन है स्थिर रहे थोड़ा सा। बच्चों के लिए स्थिरता के लिए मैं सबसे जरूरी चीज कहूंगा कि उनका जो स्टडी टेबल है ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएं, यानी कि उनका जो उस बच्चे जब पढ़े तो वो उनका फेस ईस्ट की तरफ हो। ज्यादातर हम यहाँ पे गलती करते हैं, हम बच्चे को बिठा देते हैं और नॉर्थ वेस्ट में बिठा देते हैं, वेस्ट की तरफ फेस करवा देते हैं, साउथ की तरफ, वो कभी नहीं बैठेगा। और आपके ही माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं, आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का डेस्क जो पढ़ने की जो स्थान है अगर वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसने जब से आपने वो टेबल लगाया वो वहां पे एक बार भी नहीं बैठा होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन ही नहीं है बैठने की। जी। तो उसको चेंज कीजिए आज ही और अभी, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करवाइए बच्चे। अगर वो ना हो सके, जैसे घरों के डिजाइन है, टेबल वही फिक्स है, उधर बेड पड़ा, क्योंकि ईस्ट की तरफ लोग सोना चाहते हैं सिर करके जी, तो वहां पे स्टडी टेबल नहीं आ सकता, तो क्या करें? या बच्चा मुंह उधर करके पढ़ ले? हाँ, फेस बेसिकली ईस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का स्रोत जो है हमें ईस्ट से मिल रहा है, तो हमें एटलीस्ट आप डेस्क ना कर पाओ तो अपना फेस कर लो। वही रेमेडीज छोटी छोटी मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो विकास नटियाल जी से आज काफी अच्छी बातें हुई और आपके साथ फिर जुड़ेंगे, इनसे और भी हम चीजें लेंगे, और नेशनल टाइम पे हम इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इनकी रेमेडीज भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये खुद भी एक बहुत बड़े पत्रकार ही हैं, आप कह लें। जो सबको नॉलेज दे वो जर्नलिस्ट ही होता है जी। तो विकास जी के पास जो नॉलेज है वो डेफिनेटली हम फिर एक बार लेंगे। और विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के छोटे छोटे टिप्स देने के लिए, और जुड़े रहिए नेशनल टाइम से ताकि विकास नटियाल जी को आप रेगुलर वॉच कर सके। धन्यवाद।